हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का अगला लेक्चर लेकर हम आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो आइए बेटा, दिमाग से पूरे ध्यान से इसको समझते हैं कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो संक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जब आयोडीन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये एक बेहद सिंपल बात है। और यहाँ पर H2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, गैस आणविक रूप में होता है। हमने आयोडीन को I2 क्यों लिखा? क्योंकि वो भी हमारा अधातु है और ये भी आणविक रूप में होते हैं, और इसीलिए हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 अणु। अब ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन को आयोडीन से मिलाए और तुरंत हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं होती है। मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो ऐसी मैक्सिमम अभिक्रियाएं होती हैं जो समय के साथ, यानी कि उसमें समय लगता है, वो अभिक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं। ऐसा नहीं कि जो 2 अभिकारक को हम मिलाए और तुरंत हमारा उत्पाद बन गया। यहाँ पर ये दोनों क्या है बेटा? अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? हमारा उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद के बीच में भी कुछ होता है, और अभिकारक से क्या बनता है तब उत्पाद बनता है, उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसको हम इस तरीके से समझें। यहां पर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ले लें, ठीक है, या यहां पर हम लिखते हैं क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 है ना, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, तभी ना वो H2 के यानी कि आणविक रूप में है। और उसी तरीके से आयोडीन और आयोडीन के बीच में भी एक बंध है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं बेटा, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं, तो सबसे पहले इनके बीच का ये बंध धीरे धीरे टूटता है। इसके बीच का ये बंध धीरे धीरे टूटता है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध और आयोडीन के बीच का बंध पहले टूटता है। और जिस समय ये टूटता है उसी समय हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बंध बनता है। याद रखिए, पहले ये बंध टूटेगा और जिस समय ये टूटेगा धीरे धीरे, उसी समय हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बंध बनेगा भी। यहां पर टूट रहा है बंध, यहां पर बन रहा है बंध। यहां पर हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा है और यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बंध बन रहा है। और इसके पश्चात आपका बन जाएगा यहां पर H और I का बंध पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। ये वाला पूरा बन जाएगा, ये वाला पूरा टूट जाएगा, और इस तरीके से 2 अणु आपके हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। हाइड्रोजन के बीच बंध है, आयोडीन के बीच में बंध है। तो जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध धीरे धीरे टूटेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बंध का निर्माण होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये बंध धीरे धीरे टूट रहा है और ये बंध धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कुछ समय के पश्चात ये बंध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये बंध पूरी तरीके से बन जाएगा, और इस प्रकार आपका 2 अणु हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस था एक रिएक्शन का। अब इसमें ये क्या है? मान लीजिए ये तो हम समझ गए कि अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। ये हमारा क्या बन गया? उत्पाद बन गया। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बेटा मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती, या इसका दूसरा भी नाम है सक्रिय संकुल। सक्रिय संकुल। तो आपने समझ लिया कि कोई भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमारा उत्पाद बन जाता है।
पहले मध्यवर्ती का निर्माण होता है, उसके बाद वो मध्यवर्ती धीरे धीरे उत्पाद में बदलती है। ठीक है, अब यहाँ पर मध्यवर्ती के निर्माण के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है, हमको ऊर्जा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और आयोडाइड को मिला दिया तो तुरंत हमारा मध्यवर्ती बन जाएगा। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिना हमारे सहायता के, बिना हमारे हेल्प किए ही स्वयं ही मध्यवर्ती बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वातावरण में उतना टेम्परेचर जितना उनको आवश्यक होता है मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, उतना उनके पास मिल जाता है। टेम्परेचर वातावरण से ही वे ले लेते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कह सकते हैं मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जिनको बहुत ज़्यादा उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा की पूर्ति वो वातावरण से नहीं कर पाते, उनको हमको ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कोई भी अभिकारक को जब हम मिलाते हैं या किसी भी अभिकारक की क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले मध्यवर्ती बनता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उत्पाद बन जाता है। मध्यवर्ती को बनाने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊर्जा देनी पड़ती है, और जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, मध्यवर्ती को बनाने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं या जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो खैर, उसको संक्रियण ऊर्जा को तो हम अभी समझाएंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। हाँ देखिए बेटा, अब ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। इसके लिए हम दो ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये एक ग्राफ हमारा ये हो गया। ये जो ऊपर वाला अक्ष है इस पर हम ऊर्जा को दर्शाएंगे। किसको दर्शाने वाले हैं? ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा या जो भी कहिए, ऊर्जा को दर्शाने वाले हैं। और जो इधर वाला हमारा अक्ष है इसको हम अभिक्रिया के निर्देशांक को दर्शाएंगे। अभिक्रिया का निर्देशांक मतलब इधर बढ़ने पर अभिक्रिया बढ़ती है। ठीक है, इधर जैसे जैसे चलेंगे अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, अभिक्रिया के वेग की दर बढ़ रही है। तो इधर हम अभिक्रिया का निर्देशांक दर्शाएंगे और इस वाले अक्ष पर हम अभिक्रिया की ऊर्जा, जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसको दर्शाएंगे। यहां पर भी वही काम करते हैं। इधर हम अभिक्रिया के निर्देशांक को दर्शाते हैं और यहां पर हम ऊर्जा को दर्शाते हैं। अब बेटा, जब अभिकारक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया था, H2 लिया था और I2 लिया था, ठीक, तो इसकी भी कुछ ऊर्जा रही होगी। प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, प्रत्येक पदार्थ की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा कुछ में होती है, कुछ में गतिज ऊर्जा होती है। स्थित है तब भी ऊर्जा है उसमें। तो जो हम अभिकारक लिए रहे होंगे उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा तो रही होगी। तो मान लेते हैं वो ऊर्जा का लेवल यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर R यानी कि जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, उनकी ऊर्जा का लेवल पहले से इतना था उनके पास। ठीक है, अब हम जैसे जैसे इनको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा का मान देखिए बढ़ाएंगे। जब हम इसमें ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। अभी तक तो ये अभिकारक थे, इनके ऊर्जा का लेवल इतना था। अब हम जब ऊर्जा का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये हमको ऊपर जाना पड़ेगा और अभिक्रिया पर भी बढ़ती रहेगी तो हमको इधर भी बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर, ऐसा नहीं कि हम ऐसे चल जाएंगे, बस समझिए, क्योंकि अब अभिक्रिया भी तो आगे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर आकर हमारा पूरा उत्पाद बन गया। बात समझिए, पहले क्या हुआ, यहां पर हमने मान लिया कि इसका जो अभिकारक था, जो उसका ऊर्जा का लेवल यहां तक पहले से था, यानी उसके पास इतनी ऊर्जा पहले से ही थी। अब हमने क्या किया, धीरे 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 ऊर्जा का मान बढ़ाया। ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, मध्यवर्ती में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस समय मध्यवर्ती में कन्वर्ट हो जाएगा वो लेवल आपका ये है, ये आपका मध्यवर्ती वाला लेवल है। यानी मध्यवर्ती के निर्माण तक हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसके बाद वो अभिक्रिया धीरे 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 उसकी ऊर्जा का स्तर नीचे होने लगेगा। मध्यवर्ती तक बनने तक, यानी कि उस बांड हम ऊर्जा क्यों देते हैं, अब यहां समझने का प्रयास करिए
H और H के बीच बॉन्ड था, I और I के बीच में बॉन्ड था। अब यहां पर क्या होगा, हम ऊर्जा क्यों दे रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये बॉन्ड बस टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये बॉन्ड कब तक टूटेगा, मध्यवर्ती तक आप देख पा रहे थे हम बनाए थे, इस तरीके से हो जाता है, यानी मध्यवर्ती तक ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाता है, यानी मध्यवर्ती पर ये बॉन्ड टूटने लगता है धीरे धीरे और ये बॉन्ड जुड़ने लगता है। तो वहां तक हम ऊर्जा देते हैं, कहां तक, मध्यवर्ती के निर्माण तक। और उसके बाद ऊर्जा का स्तर धीरे 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 प्रोडक्ट जब बनना शुरू हुआ, अब यहां के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया और ये बॉन्ड जुड़ना शुरू हो गया मध्यवर्ती के बाद। तो अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, उत्पाद बनना शुरू हो गया। और जब उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा ना, तो ऊर्जा का मान फिर धीरे 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 घटने लगेगा। ठीक है बेटा, केवल मध्यवर्ती तक ऊर्जा का लेवल सबसे उच्च रहेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने अभिकारक लिया, उसका कुछ न कुछ ऊर्जा था, अब हमने ऊर्जा बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया मध्यवर्ती तक। और जब मध्यवर्ती के बाद उत्पाद बनने लगा, तो अपने आप ऊर्जा का लेवल घटते 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 यहां पर आकर पूरा उत्पाद बन गया, रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी अभिकारक पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक स्थिति ये हो सकती है। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है बेटा, यहां पर हम एक अभिकारक लेते हैं और इसको ऊर्जा देना स्टार्ट करते हैं, ऊर्जा देते गए, यहां मध्यवर्ती बन गया। अब ऊर्जा का लेवल घटते 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 यहां पर आकर प्रोडक्ट बन गया। इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर मध्यवर्ती बन गया, इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, इन दोनों में जितनी अभिकारक की ऊर्जा थी पहले, उससे कम ऊर्जा हो गई है प्रोडक्ट की, यानी कि जो बना है ना उसकी ऊर्जा अभिकारक से भी नीचे चली गई। और इसमें क्या था, जितना अभिकारक की ऊर्जा थी उससे ज्यादा है उत्पाद की ऊर्जा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहां अभिकारक की ऊर्जा भी खत्म हो गई, अभिकारक की ऊर्जा क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, यानी कि ऊर्जा लुटा दी गई। अब जितना अभिकारक थी उसने ऊर्जा लुटा दिया, उसने ऐसे कह सकते हैं कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यहां पर हो गया, उष्मा को उसने निकाल दिया अपने अंदर के, जो रिएक्टेंट थे वो अपने अंदर के कुछ उष्मा को निकाल दिए, ऊर्जा को निकाल दिए, और इसीलिए वो घटकर यहां पर चले आए। तो इसमें अगर हम डेल्टा एच यानी कि उष्मा का मान लिखेंगे तो वो माइनस में आएगा, बात समझ में है ना, उष्मा का मान इसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा। और इसको हम बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसे बोलेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए 10 था उष्मा का मान शुरू में, जब हमारा रिएक्टेंट था अभिकारक था तो उसके ऊर्जा का मान 10 था, और जब प्रोडक्ट बन गया तो 8 हो गया मान लीजिए, अब तो घट गया ना नीचे। तो इसका मतलब इसने 2 ऊर्जा कहीं पे दान दे दिया, तो उष्मा को निकाला है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में 10 था अब 12 हो गया, तो कहीं ना कहीं से इसने उष्मा खींचा है, किसी न किसी से उष्मा ग्रहण किया है, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर डेल्टा एच का मान प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि इसने लिया है किसी से, इसने खुद ले लिया है, ग्रहण कर लिया, इसका उष्मा का मान बढ़ गया है पहले से, तो इसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये चीजें आपकी समझ में आई, हमने क्या समझाया कि यहां पर जो रिएक्टेंट था हमने उसको ऊर्जा दिया मध्यवर्ती तक ऊर्जा दिया, उसके बाद प्रोडक्ट बनने लगेगा तो खुद ही ऊर्जा का मान घट जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऊर्जा का मान ज्यादा ही घट गया, पहले से भी नीचे चला गया, और यहां पर जो बन रहा था इसमें हमने यहां तक ऊर्जा दिया, उसके बाद जब प्रोडक्ट बनने लगा उष्मा का मान घटने लगा, ऊर्जा का मान घटने लगा, और घट कर यहां पर आकर प्रोडक्ट पूरा बन गया, इसमें पहले से ज्यादा ऊर्जा का मान हो गया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये उष्मा शोषी है, क्योंकि इसने उष्मा का शोषण किया है और यह उष्मा को लुटाया है, दान किया है, इसलिए इसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अब प्रश्न पर अपने आते हैं कि संक्रियण ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण तक जो भी ऊर्जा हम खर्च करते हैं, जो देते हैं, जो ऊर्जा लगती है, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में जो भी ऊर्जा लगती है उसी को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। हमारी बात समझ में आई ना बेटा, अभिकारक से, यहां देखिए अभिकारक का लाइन यहां था, यहां से मध्यवर्ती के निर्माण में ये जो ऊर्जा है ना, ये जो लगी है, इसी को हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। इसको हम ईए से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ईए से।
ये देखिए यहाँ पर अभिकारक का लाइन है, इतना ऊर्जा हमने दिया है, तब जाके ये मध्यवर्ती बना है। इसी को बोलेंगे बेटा संक्रियण ऊर्जा, यानी कि EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ में आ गया, मध्यवर्ती से अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में जो भी ऊर्जा लगता है उसी को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। इसको बना लीजिए, मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसको आप नोट कर लीजिएगा। संक्रियण ऊर्जा का हमने परिभाषा लिख दिया है, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बेटा, तो वही आवश्यक ऊर्जा जो यहाँ पर अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। ये अभिकारक के अणु थे और यहाँ से उत्पाद धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती के बाद क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उत्पाद बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इतना जितना ऊर्जा हमको देना पड़ रहा है वही हमारा संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। या इसको परिभाषा को दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही हमारी संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर ही उनको संक्रियण ऊर्जा मिल जाती है। मतलब कमरे का ताप जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया करने लगते हैं, यानी यूं कहें तो उनको संक्रियण ऊर्जा कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको बहुत सारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आगे हमने जैसा पढ़ा कि इसको EA से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? EA से। तो आर्हेनियस ने EA यानी कि संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक K, इसके पहले आपने वेग स्थिरांक पढ़ा है ना, K के बारे में आपने काफी पढ़ा है। तो आर्हेनियस ने संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के बीच एक संबंध निकाला और उस संबंध के लिए उसने सूत्र दिया, और वो सूत्र क्या है कि K = AE टू द पावर -EA बटा RT। थोड़ा कठिन है बेटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वेग स्थिरांक और संक्रियण ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है। तो वेग स्थिरांक बराबर AE टू द पावर EA बटा RT। अब यहां पर कौन क्या है, यहां पर इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, वेग स्थिरांक है ये, वेग स्थिरांक। ए क्या है? आर्हेनियस स्थिरांक, इसका मान दिया रहेगा आपको, आर्हेनियस स्थिरांक, ठीक बात। अच्छा, यहां पर बेटा ई क्या है, प्रश्न है कि ये ई क्या है, ठीक है। तो इसकी चर्चा भी कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ई क्या है, तो ये संक्रियण ऊर्जा है। ई को बेटा चर घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर घातांक। ये गणित के बच्चे जानते ही हैं चर घातांक। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे बताएंगे कैसे चर घातांक का मान रखा जाता है। तो यहाँ ई चर घातांक हो गया, ई क्या हो गया? संक्रियण ऊर्जा। आर क्या हो गया? ये गैस स्थिरांक है। क्या है बेटा? गैस स्थिरांक। और टी क्या है? ये तापमान है। तो आर्हेनियस साहब ने जो वेग स्थिरांक था और संक्रियण ऊर्जा के बीच में कौन संबंध दिया, तो उसका जवाब उन्होंने बताया कि K = AE टू द पावर माइनस का EA बटा RT। मतलब यहां पर A आर्हेनियस स्थिरांक है, E चर घातांक है, EA संक्रियण ऊर्जा है, T टेम्परेचर है, R गैस स्थिरांक है। अब जो हमारा अगला क्लास होगा बेटा वो इसी पर आधारित होगा, तो अगला क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपने संक्रियण ऊर्जा को बढ़िया से समझा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगला जो क्लास होगा पूरी तरीके से इसी क्लास पर डिपेंड होगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू यू।